Guys, I am अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा जनरल साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन का सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन किया था। वहां पर हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के आकार और आयतन की स्टडी कर लिए थे। हम वहां पर समझे थे, आप जैसे हम बात करते हैं हमें पता क्या होता है, हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में हम क्या पढ़ते हैं, आकार और आयतन निश्चित होता है। बात करते हैं लिक्विड की तो बेटा लिक्विड में क्या पढ़ते हैं तो बेटा लिक्विड में हम पढ़ते हैं आकार तो निश्चित होता है बट आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। बट जब हम बात करते हैं गैस की तो बेटा जो गैस होती है ना, गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना। मीन्स जो सॉलिड था, सॉलिड ने कहा हम तो भाई अपना आकार भी निश्चित कर लेंगे और आयतन भी निश्चित करेंगे। हमने दोनों निश्चित करना है। रोज बोलता है कि हम अपना आकार भी निश्चित करेंगे और आयतन भी निश्चित करेंगे। बट जो लिक्विड है ना बेटा, लिक्विड बोलता है नहीं, हम तुम्हारे जैसा नहीं करेंगे, हम तो अपना भाई आयतन केवल निश्चित करेंगे बस। लिक्विड क्या बोलता है, हम केवल आयतन निश्चित करेंगे, आकार नहीं निश्चित करना मुझे। मतलब जो लिक्विड होता है, लिक्विड का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। समझ में बात। बट भाई गैस ने बोला हम किसी से कम नहीं है। गैस ने बोला ना तो हम सॉलिड से कम है ना तो लिक्विड से कम है, बेटा हम कुछ नहीं निश्चित रखेंगे। गैस बोलते हैं हमें कुछ निश्चित नहीं करना है, हम किसी से कम नहीं है, ना तो आकार निश्चित करना है हमें और ना ही अपना आयतन निश्चित करना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। और हम लोगों ने इसकी स्टडी, आकार और आयतन की स्टडी काफी डीप में किया था। मैंने एक एक चीज डायग्राम बना के फील करवाया था आपको कि किसी भी सॉलिड का अगर आकार और आयतन निश्चित होता है तो क्यों होता है, लिक्विड का आयतन निश्चित होता है बट आकार निश्चित होता है तो क्यों होता है। एंड गैस की बात करते हैं, जो गैस है, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है तो क्यों होता है। इतनी चीजों की स्टडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर, आई मीन फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा डीप में स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ से एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट होते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, आई मीन पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं का जो फर्स्ट टॉपिक है, आई मीन सॉलिड। हम सॉलिड की स्टडी करने जा रहे हैं। हम जानेंगे सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सीखेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। आगे बढ़े, चलो देखते हैं सॉलिड क्या होता है भाई। तो सुनो, जो सॉलिड होता है ना बेटा, सॉलिड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वही सॉलिड है। क्या लिखा है हमने, वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन, वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ हो, आप दुनिया में कोई भी पदार्थ ले लो, जिनका आकार निश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो तथा आकार निश्चित हो, सॉलिड कहलाएंगे। आप चाहे तो मार्कर क्यों ना ले लो भाई, मार्कर का आकार भी निश्चित होगा, आकार भी निश्चित होगा ना। ये मार्कर है बेटा, इसका आकार भी निश्चित होगा और इसका आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका आकार भी निश्चित होगा और अगर आयतन भी निश्चित है तो उसे सॉलिड कहेंगे। आप ईंट का टुकड़ा ले लो, ईंट के टुकड़े का भी आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मार्कर का। अब बात आती है निश्चितता की, सर्टेनिटी की, तो हम बताते हैं निश्चित कैसे होता है। आप इस मार्कर को दुनिया में लेकर कहीं भी चले जाओ, आप इस मार्कर को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, इसका आकार बदलेगा, इसका आकार बदलेगा, बताओ। नहीं, आकार नहीं बदलेगा। आप इस मार्कर को कहीं पर भी ले जाओ, इसके आयतन में कोई चेंजिंग आएगी नहीं आएगी। आप इसको चाहे दिन में लिए रहो, चाहे रात में लिए रहो, चाहे सुबह लिए रहो, चाहे शाम लिए रहो बेटा, इसे चाहे आप इसको किसी चेयर पर रख दो, चाहे किसी बाल्टी में डाल दो, चाहे किसी बॉक्स में डाल दो, चाहे छत पे रखाओ, चाहे फेंक दो, इसका ना तो आकार बदलेगा और ना ही आयतन बदलेगा। मींस क्या हुआ, ये सॉलिड है, आई मीन लिक्विड है। अपने आसपास की बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक कोई लकड़ी का टुकड़ा हुआ, वो भी तो सॉलिड है, अपना आकार बदलता हो नहीं। मान लो हमारे घर पे चेयर है बेटा, चेयर ने कभी अपना आकार बदला? जब से आप चेयर देख रहे हो, क्या उसके आकार में कोई परिवर्तन हुआ? आकार में परिवर्तन नहीं हुआ ना। मतलब
कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है उसे हम सॉलिड कहते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, पेन ले लो, आप पेन ले लो, पेन क्या है, पेन का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। पेंसिल ले लो बेटा, पेंसिल का भी आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, मीन्स आपके आसपास आपको तो बहुत से सॉलिड्स दिखते होंगे, बहुत सारे। कोई पत्थर का टुकड़ा दिखता होगा तो कोई ईंट का टुकड़ा दिखता होगा, कहीं पेन दिखती होगी तो कहीं मार्कर दिखता होगा, कहीं लकड़ी दिखती होगी, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं, अब हम स्टडी करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ओके ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की स्टडी करने वाले हैं। आई मीन जो सॉलिड होता है ना बेटा, जो सॉलिड होता है, सॉलिड के गुण क्या होते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। दो तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, दो गुण हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। दो गुण के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। वो गुण क्या था, आकार था और आयतन था ना। आकार और आयतन, इनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। बट फिर से देखते हैं अगेन। ठोस का आकार क्या होता है बेटा, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। तो इन दो टॉपिक्स की ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम पहले इनकी स्टडी कर चुके हैं। और जो लोग अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो, डायरेक्टली हमारा सेकंड लेक्चर देख रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार आप फर्स्ट लेक्चर रिकमेंड करो, उसको देखो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि वो बेसिक है, वहीं से हमने प्रीफेस तैयार किया था जनरल केमिस्ट्री पढ़ने का, जनरल साइंस में, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना गाइस। अब हम बात करते हैं कि ठोस के कण बहुत पास होते हैं। ठोस के कण बहुत पास होते हैं। हम देखते हैं ठोस के कण होते कैसे। मान लो हमारे पास कोई कुछ है, सपोज करो, ठोस के कण कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, ये है सॉलिड। क्या है ये बेटा, सॉलिड है, ठोस है। ठोस के कण क्या है, बहुत पास है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, एकदम चिपके रहते हैं, एकदम टचिंग रहता है, ठीक है ना। तो सॉलिड क्या होते हैं, ठोस के कण बहुत पास होते हैं। जब ठोस के कण बहुत पास होते हैं तो अतः हमने क्या लिखा था, ठोस के कण बहुत पास होते हैं, अतः अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। पहले यारो अंतरा आणविक स्थान क्या होता है। अंतरा आणविक स्थान के बारे में पहले जानते हैं कि अंतरा आणविक स्थान क्या होता है। बेटा एग्जाम में आता है कि अंतरा आणविक स्थान पूछ लेगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में कौन से स्टेट में पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के अणुओं के बीच में अंतरा आणविक स्थान सबसे कम होता है। तो मैं अभी बताने वाला हूं, आप वेट करो, ये देखो बस। अंतरा आणविक स्थान क्या होता है हम ये देखने वाले हैं बच्चा। तो अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, अंतरा आणविक अणुओं के बीच में जो स्थान होता है उसी को अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। मान लो हमारे पास दो अणु हैं, इन अणुओं के बीच में जो स्थान होगा, जो हमारे पास क्या है, दो अणु हैं, और इन दोनों अणुओं के बीच में बेटा जो स्थान होगा उसे ही अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। दो अणुओं के बीच में उपस्थित स्थान को ही अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। बट जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो कण जो है ना बहुत पास होते हैं, चिपके रहते हैं। इसका मतलब कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी ठोस है, उसके अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक स्थान एकदम नगण्य होता है। समझ लो होता ही नहीं है, हम थोड़ा मान लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सॉलिड है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर सॉलिड है तो हम ये मान के चलेंगे कि सॉलिड के ठोस के अणुओं के बीच में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, बहुत कम होने का मतलब नगण्य होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में क्या दिख रहा है, अपने पास सॉलिड है बेटा, सॉलिड है, तो इनके अणुओं के बीच में कोई स्थान है, इसके अणु ऐसे चिपके रहते हैं, ऐसे एक अणु ये है तो एक अणु ये है, एक अणु ये है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसका सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है, सॉलिड का, ठीक है ना। इसके अणु ऐसे चिपके रहेंगे। आई थिंक आप समझ रहे हो बात, तो सॉलिड होता क्या है। तो अंतरा आणविक स्थान क्या हुआ, कोई पूछे अंतरा आणविक स्थान क्या है तो क्या बताओगे, दो अणुओं के बीच के रिक्त स्थान को ही अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। व्हाट आई सेड, दो अणुओं के बीच के रिक्त स्थान को ही अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर,
बात करते हैं ठोस का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट नंबर 1, ठोस का घनत्व अधिक होता है। बेटा घनत्व जानते हो क्या होता है? बात करते हैं घनत्व की। घनत्व जानते हो? घनत्व 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 देखते हैं घनत्व क्या होता है। ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो घनत्व, घनत्व नॉर्मली घनत्व बराबर क्या होता है? हम लिखते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन लिखते हैं ना। ये तो हो गया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हम घनत्व बराबर जानते हैं, घनत्व बराबर लिख लेते हैं। हम ये समझते हैं कि मतलब इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को ही घनत्व कहते हैं। ये तो बात हो गई बुकिश लैंग्वेज हो गई, ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। हम तो ठहरे अनपढ़ गवार, इसलिए हम आपको अपने भाषा में समझाएंगे बेटा। घनत्व किसी पदार्थ के अणुओं के घनेपन की माप है। घनत्व क्या है? घनत्व किसी पदार्थ के अणुओं के घनेपन की माप है। हमने क्या बोला? घनत्व किसी पदार्थ के अणुओं के घनेपन की माप है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। घनत्व क्या है? घनत्व किसी पदार्थ के अणुओं के घनेपन की माप है। घना होना मतलब क्या होता है? पास होना, बहुत पास होना। घने होने का मतलब तो यही होता है ना, बहुत पास होना। अब देखो, अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। इतना तो समझ गया ना। घनत्व क्या हुआ? किसी अणुओं के घनेपन की माप है। घनेपन को क्या बोलते हैं? डेंस जानते हो? डेंसिटी वर्ड। घनत्व की इंग्लिश होती है डेंसिटी। डेंस मतलब होता है घना। घना मतलब बहुत पास होना, बहुत पास होना। अगर कण क्या होते हैं? हमने क्या बोला था? अभी यहाँ देखा था, ठोस के कण बहुत पास होते हैं। और कोई चीज को घना कब बोलते हो? जब बहुत पास हो उसी को घना बोलोगे ना। दूर होता है जिसे विरल बोलते हो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर कोई चीज बहुत पास हो, जैसे ये क्या है? ये घना है। अभी यहाँ पर बहुत मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, हमने इतनी बॉल्स रखी है। बॉल से क्या रखा है? एकदम टच करा के रखा है भाई, एकदम पास रखा है ना। बॉल को एकदम पास रखा है तो क्या बोलेंगे उसको? हमारे पास ये ऐसा बॉक्स रखा था, नीचे जमीन पर रखा था, हमने बॉल एकदम टच करा के रख दिया तो क्या हो गया? इसको बोलेंगे घनत्व बहुत। घनत्व क्या है इसका घनत्व बहुत अधिक है। अगर मेरे पास दूसरा बॉक्स है, क्या है मेरे पास? दूसरा बॉक्स है। अब मैं क्या करूंगा? इसमें थोड़े पार्टिकल्स को ऐसे दूर रख दूं। क्या रख दूं? पार्टिकल्स को दूर रख दूं। तो इसकी तुलना में इसका घनत्व क्या हुआ? घनत्व कम हुआ ना, क्योंकि कण क्या है? कण दूर है, घने नहीं है, विरल है। यहाँ पे आप विरल समझते हो ना, विरल और सघन समझते हो। सघन मतलब पास होना, विरल मतलब दूर होना। सघन मतलब पास होना और विरल मतलब होता है दूर होना। आई थिंक आप समझ रहे हो हमारी बात को। तो देखो, इतनी बात अगर आपको समझ में आई, घनत्व क्या होता है, तो बेटा घनत्व क्या होता है समझे ना। किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। अगर कोई पदार्थ बहुत घना है, किसी पदार्थ के अणु बहुत पास हैं, तब क्या बोलेंगे? उसका घनत्व अधिक है। और हमने अभी भी पढ़ा था, क्या होता है यहाँ पर? ठोस के कण बहुत पास होते हैं, इसका मतलब कण पास है बेटा, तो घनत्व अधिक हुआ ना। अधिक हुआ घनत्व अधिक हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है। क्या लिखा? ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है। जो जितनी यहाँ टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया घनत्व क्या होता है, तो याद रखना, काम आने वाला है जब हम लिक्विड पढ़ेंगे और गैस पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ के घनेपन की माप है। किसी पदार्थ के अणुओं के, किसी पदार्थ के कणों के घनेपन की माप है। अब बात करते हैं क्या बात कर रहे हैं? ठोसों में संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता मतलब होती है दबाव। संपीडन मतलब होता है दबाव होता है बेटा। कहीं लिखा है अगर संपीडन का मतलब ही होता है दबाव डालना। इसका मतलब लिखा था कि ठोस के अणुओं में संपीडन नगण्य होता है। ठोस के अणुओं का संपीडन नगण्य होता है, मतलब दबाव नगण्य होता है। ठोस के अणुओं का दबाव नगण्य होता है। नगण्य मतलब दबाया नहीं जा सकता है ठोस के अणुओं को। मान लो आपके पास है ईंट की दीवार है, तो उसमें बहुत सारे ईंट लगे हैं ना, आप उसको दबा सकते हो? नहीं दबा सकते हैं। क्यों नहीं दबा सकते हो?
क्योंकि उसके अणु बहुत पास पास है भाई, जगह रहेगी तभी दबा पाओगे। सपोज करो हमारे पास दो मार्कर था, ये दो मार्कर था ऐसे रखे इतनी दूरी पर। अब एक इधर से मैंने इस हाथ से धक्का लगा, इस हाथ से धक्का लगा, क्या किया इनको दबा दिया, क्या क्या दबा दिया इनको, मतलब इसकी इनमें क्या हुआ, संपीड़न हो गया, मतलब ये दब गए मतलब संपीड़न हो गया। बट मेरे पास अगर मार्कर पहले से ही दबे हुए थे, मान लो हमारे पास मार्कर पहले से ही चिपके हुए थे, मार्कर बहुत पास पास है तो इनको और पास ले जाओगे, मार्कर इससे ज्यादा पास जाएगा, इससे ज्यादा पास जाएगा, इससे ज्यादा पास नहीं जाएगा ना, इससे ज्यादा पास जाएगा, बोलो भाई। मार्कर अभी क्या है, पास पास है, तो क्या इससे अब इसको जोर लगाओगे इससे पास जाएगा, इससे पास नहीं जाएगा, टूट भले जाए जोर लगाने पे। मतलब क्या हुआ, संपीड़न मतलब क्या होता है, दबाव लगाना। मतलब हम ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, मतलब ठोस पर दबाव नहीं लगा सकते हैं, ठोस पर दबाव नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि संपीड़न क्या होता है। संपीड़न मतलब होता है दबाव लगाना, ठीक है। तो जिस पर बहुत ज्यादा दबाव लगा सको, जिस पर आप बहुत जिन कणों पर, जिन अणुओं पर बहुत ज्यादा दबाव लगा सकोगे, उन अणुओं की संपीड्यता अधिक मानी जाएगी। और जिन अणुओं पर आप दबाव नहीं लगा सकते हो, जिन अणुओं पर आप दबाव नहीं लगा सकते हो, उनकी संपीड्यता कम मानी जाती है। जैसे अगर बात करें गैस की, गैस के अणु दूर दूर रहते हैं ना, बहुत बिखरे से रहते हैं, उनके दो अणुओं के बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। गैस का एक अणु यहाँ है तो एक यहाँ है, अब इनके बीच में रिक्त स्थान है ना, जब बीच में रिक्त स्थान होगा तो इनको धक्का देकर पास लाया जा सकता है, दबाव डालकर पास ला सकते हो ना, दबाव डालकर पास ला सकते हो ना। सपोज करो दो आदमी हैं, इतनी इतनी दूरी पर खड़े हैं, अब इनके बीच में गैप है, गैप होगा तब इनको आप धक्का देकर पास ला सकते हो ना। सपोज करो ये आदमी पहले से ही चिपके होते, अगर ये आदमी पहले से ही चिपके थे, अगर पहले से ही चिपके होते तो इनको और ज्यादा धक्का देकर चिपका सकते हो, एक दूसरे के अंदर थोड़ी ना घुस जाएंगे ना। बोलो 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 बोलो, एक दूसरे के अंदर तो नहीं घुसेंगे ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब कण पहले से ही पास में है, जब कण पहले से ही पास में है तो इनको हम दबाव नहीं लगा सकते, इस पर इनका संपीड़न नहीं कर सकते हैं। मतलब ठोस के कण पहले से ही बहुत पास पास हैं, ठोस के कण पहले से ही बहुत पास पास हैं, इसलिए ठोस के कणों का हम संपीड़न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में अंतराणु का स्थान एकदम होता ही नहीं है, अंतराणु का स्थान होता नहीं है, मतलब इनके अणुओं के बीच में कोई स्थान ही नहीं होता। जब स्थान ही नहीं है, जब स्थान ही नहीं है, दबा कर कहाँ ले जाओगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। संपीड्यता समझ में आई कि संपीड्यता नगण्य क्यों होती है, ठीक। आगे बात करते हैं, कणों के मध्य उच्च अंतराणुविक आकर्षण बल होता है। क्या होता है, हाँ तो बच्चों आई थिंक आपको संपीड्यता समझ में आई होगी कि ठोस के कणों की संपीड्यता नगण्य क्यों होती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य क्यों होती है, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, और दबाया नहीं जा सकेगा तो क्या होगा, संपीड्यता क्या होगी, संपीड्यता नगण्य होगी ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कणों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल उच्च होता है। अब भाई क्या बात है, क्या बताया जा रहा है, जो ठोस होते हैं, ठोस होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनके कणों के मध्य अंतराणु आकर्षण बल बहुत उच्च होता है, या उच्च अंतराणु आकर्षण बल होता है। ये कैसे होता है, किस चिड़िया का नाम है, आओ देखते हैं, दिखाते हैं आपको। अब देखना बेटा, आपको हम ले चलते हैं सीधे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। न्यूटन ने क्या बताया था, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पिंड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ा था, या बराबर में G इंटू M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे अगर मान लो एक पिंड यहाँ पर है M1, एक पिंड यहाँ है M1, एक पिंड यहाँ पर है M2, इनके बीच की दूरी सपोज करो, इनके बीच की दूरी R1 है, इनके बीच की दूरी R1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर और दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं एक पिंड अब M1 यहाँ आ गया, M2 यहाँ आ गया, तो इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी आप मान लो 4 मीटर है, तो इनके बीच की दूरी आप मान लो 2 मीटर है। कहां पर बल ज्यादा लगेगा, कहां पर ज्यादा बल लगेगा, पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में। हमने क्या देखा है, सीधा सीधा हम जानते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका मान घटता जाता है। दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाता है, दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा।
जितना पिंड जितना पास पास रहेंगे, पिंड जितने पास पास रहेंगे, अणु जितने पास पास रहेंगे, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगता है। अणु जितने पास रहेंगे उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा, उतना ही एक दूसरे की तरफ खींचे आते हैं, उतना ही एक दूसरे में वो बंधे रहेंगे। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अणु मॉलिक्यूल जितने पास पास होंगे उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। आपको अगर न्यूटन का नियम पता हो तो आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है ना। हमने क्या देखा कि हमने यहाँ से ये सीखा, जब कोई भी दो कण दूर हो पास पास होते हैं, जब कोई भी दो कण पास पास होते हैं तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक काम करता है, जब दूर दूर होते हैं तो बहुत कम काम करता है। और हमने क्या पढ़ा था सॉलिड में। हमने सॉलिड में जाना था कि जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, उसके कण बहुत पास होते हैं। अब बेटा बहुत पास है, इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं ना, एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। बहुत पास पास होते हैं इसलिए आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। लेकिन अब हम आपको बात बताने वाले हैं, ये जैसे यहाँ पर वर्ड आया था अंतराणु आकर्षण बल, ठीक है ना। क्या है अंतराणु आकर्षण बल? तो बेटा दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ही अंतरा मतलब अंदर अणु मतलब अणु। हमारे पास दो अणु हैं, मान लो एक अणु ए हो गया, एक अणु ये हो गया। इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को ही अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। मतलब अणुओं के मध्य लगने वाले बल को दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ही अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। दो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के कण बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड के कण अगर बहुत पास पास हैं, इसका मतलब है कि सॉलिड के अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी बहुत अधिक होगा। इसका मतलब जो अपना सॉलिड है, सॉलिड के अणुओं के मध्य उच्च आकर्षण बल होता है। क्या होता है? सॉलिड के अणुओं के मध्य उच्च आकर्षण बल होता है। हम नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या है? ठोस के कणों के मध्य विसरण नगण्य होता है, विसरण। अब क्या ये सारे पॉइंट बेटा याद करने हैं, सारे पॉइंट्स याद करने हैं, एग्जाम में सब आएगा। अभी तो हम ऐसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं, जब हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लेंगे तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको वहां पर आंसर देने के लिए सब याद होने चाहिए। अब बात करते हैं विसरण की। विसरण मतलब होता है मिलना, सिंपल सा जानो। दो पदार्थों के स्वतः मिलने को ही विसरण बोलते हैं। विसरण क्या है? दो पदार्थों का मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण क्या है भाई? दो पदार्थों का मिलना ही विसरण है। समझ में आ रही बात? दो पदार्थों का मिलना ही क्या है विसरण है। जैसे अगर मान लो आपके पास पानी है, आपके पास क्या है, एक ग्लास में पानी है, उसमें इंक डाल दो, ऊपर से इंक डाल दो, क्या होगा? पानी में मिल जाएगा। मतलब इंक जो है पानी में विसरित हो गई। बट हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, सॉलिड पढ़ रहे हैं ना। अब मान लो हमारे पास एक मार्कर है, हम इस पर लाकर रख दी ईंट, इस पर ईंट लाकर रख दी, क्या होगा? मार्कर के पार्टिकल और ईंट के पार्टिकल मिल जाएंगे? करके देखना, नहीं मिलते ना। मान लो अपने पास मार्कर है, हमने इस पर 1 किलो चीनी डाल दी, हमने इसको 1 किलो चीनी से ढक दिया, तो क्या मार्कर चीनी में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये क्या है? ये सॉलिड है। हमने क्या पढ़ा? सॉलिड में क्या होता है? विसरण नगण्य होता है। सॉलिड में विसरण नगण्य होता है। विसरण मैंने क्या बताया था? दो भिन्न पदार्थों के मिलने को ही विसरण बोलते हैं। दो भिन्न पदार्थों के कणों का मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना ही विसरण है। समझ में आई बात? विसरण क्या हुआ? फिर से बोलता हूँ, दो विभिन्न पदार्थों का आपस में मिल जाना ही विसरण कहलाता है। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए क्या होता है? इनका विसरण नगण्य होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठोस के कण गति नहीं करते। सपोज हमारे पास पानी होता है ना, पानी होता है। पानी अगर गिरा दोगे फर्श पर, क्या होगा? अभी तो गिलास में था, गिरा दिया फर्श में, क्या होगा? बहुत दूर तक फैल जाएगा। तो सपोज हमारे पास गैस सिलेंडर, एलपीजी में गैस भरी है, अगर हमने उसका वाल्व ओपन कर दिया तो क्या होगा? गैस पूरे घर में फैल जाएगी, घर से बाहर भी फैल जाएगी, एनवायरमेंट में फैल जाएगी। गैस फैल रही है ना।
क्योंकि उसके कण गति कर रहे हैं, क्योंकि उसके कण दूर दूर होते हैं गति कर रहे हैं। लिक्विड के भी कण गति करते हैं, इसीलिए वो फैलते हैं। अपना जो सॉलिड है बेटा इसको कहीं भी फेंक दो। जैसे मैं फिर से मार करके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे हमने पानी को गिराया फर्श पर, पानी फैल गया था ना, इसको आप फर्श में गिरा दो, क्या होगा? जैसे है ऐसा ही रहेगा। फर्श भी गिराओ, चाहे आसमान में फेंको, चाहे गड्ढे में डाल दो, कहीं भी ले जाओ इसको बेटा, कहीं भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जैसा है ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक पार्टिकल जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो पार्टिकल बहुत पास पास हैं। पार्टिकल बहुत पास पास हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ? ठोस हुआ, क्योंकि ठोस के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। और जब पास पास हैं पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक दूसरे को उच्च अंतराणुक आकर्षण बल से बांधे हुए हैं। इनके बीच में एक बल काम कर रहा है, अंतराणुक आकर्षण बल। मतलब ये इनको कितना भी खींचो अलग नहीं होंगे, दूर नहीं भगेंगे। अब दूर नहीं भगेंगे तो इनमें कोई मोशन होगा? इनमें कोई गति होगी? गति नहीं होगी ना। आपके पास ईंट होता है, ईंट के कणों में कोई गति होती है? अगर ईंट के कणों में कोई गति होती तो ईंट ईंट नहीं रह जाता। ईंट के कण जो है निकल निकल के भग जाते हैं, निकल निकल के भग जाते हैं। जैसे पानी को गिरा दो पानी भग जाता है, आप ईंट को गिराओ ईंट नहीं भगता, ईंट के कण नहीं भगते। पानी को फर्श पर गिराते हो पानी के कण भग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन जो ईंट है, ईंट को कहीं पर भी गिरा दो ईंट टूट जाएगा, बात अलग है, लेकिन उसके कण कहीं निकल कर भगेंगे नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि ठोस में क्या होता है? ठोसों की कण गति नहीं करते हैं, ठोसों के कणों में गति नहीं होती है, ठोस केवल कंपन करते हैं, इतना याद रखना। जैसे आप लोहे की रॉड हो, कोई लोहे की रॉड हो, उस पर आप एक जोर से हथौड़े से ऐसे मारो तो आवाज आती है, झंझनाहट की आवाज आती है ना, आवाज झंझनाहट की आती है, कान लगाओ सुनाई देगा, कंपन की आवाज आती है। तो ऐसा तो है नहीं आपने हथौड़े से वायर पे मारा, सीख पे या सरिया कोई हो उस पर ठोक दो, आवाज झंझनाहट की आती है, बस केवल आवाज आती है। ऐसा नहीं होता कि उस सरिया के या मान लो किसी तार पे आपने मारा था, वो भी तार किसका हो? एल्यूमिनियम वगैरह का हो, सॉलिड का हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं उस पर आपने जब हैमर से चोट मारी तो उसके पार्टिकल निकल के भग गए, उसके कण भग गए, उसके अणु भग गए। जैसा था वैसे ही रह गया ना, केवल कंपन हो रहे थे, ऐसे ऐसे कंपन हो रहा था, बस केवल कंपन हो सकता है बस। ठीक है, सॉलिड्स में इसका मतलब हमने क्या कर लिया, हमने सॉलिड्स की बहुत अच्छे से स्टडी कर ली है। हम एक बार फिर से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कि मतलब क्या क्या है इसमें। हम याद करेंगे, एक एक पॉइंट याद करना है, एक एक पॉइंट याद कराऊंगा मैं। हमने क्या देखा? ठोस का आकार क्या होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए अंतराणु का स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस के अणुओं के मध्य में उच्च आकर्षण बल होता है, ठोस के अणुओं के मध्य में उच्च आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के मध्य विसरण नगण्य होता है और ठोस के अणुओं में गति नहीं होती, ठोस के अणु कंपन करते हैं। मैं आपको एक लाइन में सब बताने, एक लाइन में याद करेंगे। जो सॉलिड के या ठोस के गुण होते हैं उनको हम एक लाइन में याद करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे। ठोस का आकार एवं ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है? ठोस का आकार एवं आयतन क्या होता है बच्चा? ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। हमने आगे क्या पढ़ा था? कण कैसे होते हैं? ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। जब ठोस के कण बहुत पास पास होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में कोई जगह होगी। अणु जब ठोस के कण बहुत पास पास होंगे, इसका मतलब इनके बीच में अंतराणु का स्थान नगण्य होता है। अंतराणु का स्थान क्या होगा? अंतराणु का स्थान इनके बीच में नगण्य होगा। अंतराणु का स्थान नगण्य होने का मतलब क्या है? घनत्व तो ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच में क्या है? इनके कण बहुत पास पास है, कण बहुत पास पास है। इसका मतलब क्या हुआ? इनका घनत्व तो ज्यादा है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। इनका घनत्व तो ज्यादा है मतलब डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? जब कण बहुत पास पास होंगे, कण पास पास होंगे तो क्या होगा? जब कण पास पास होंगे तो उनको हम दबा नहीं सकते, कणों को दबा नहीं सकते। जब कण बहुत पास पास होंगे तो कण को दबा नहीं सकते। मतलब संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता क्या होगी? संपीड्यता बहुत नगण्य होगी। संपीड्यता एकदम नगण्य होगी इनकी।
ठीक है ना, इनकी संपीड्यता नगण्य होगी, मतलब इनको हम दबा नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, कण बहुत पास पास होने का मतलब क्या हुआ, अंतरा लिखना उच्च उच्च अंतरा अणुक आकर्षण बल, उच्च अंतराणु आकर्षण बल काम करता है इनके बीच में, उच्च अंतराणु आकर्षण बल काम करता है। ठीक है ना, उच्च अंतराणु आकर्षण बल काम करता है। जब उच्च अंतराणु आकर्षण बल काम करेगा, उच्च अंतराणु आकर्षण बल काम करेगा तो क्या होगा, इसके अणु इसमें से निकल नहीं पाएंगे, ठोस में से अणु निकल नहीं पाएंगे। जैसे ईंट से कोई उसका ईंट का अणु नहीं निकल पाता है, मतलब विसरण नहीं होगा, किसी दूसरे पदार्थ में वो मिल नहीं पाएंगे। विसरण क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों का आपस में मिलना है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना ही विसरण है। जब उच्च अंतराणु आकर्षण बल है, मतलब जो कण है बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं तो निकलेंगे ही नहीं, जब तक निकलेंगे नहीं तब तक दूसरे अणु में जाएंगे नहीं। जैसे आप एक ईंट को पानी में डाल दो, क्या होगा, ईंट के अणु पानी में मिले नहीं मिले ना। जैसे हम पानी में अगर इंक डाल रहे थे, इंक मिल जाती थी, लेकिन ईंट नहीं मिल रहा है क्योंकि ईंट के अणु बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं और उसमें से ईंट का कोई भी अणु निकल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब अंतराणु का आकर्षण बल बहुत अधिक होगा तब विसरण क्या होगा, विसरण भी नगण्य होगा। विसरण क्या होगा, विसरण नगण्य होगा। विसरण होने के लिए क्या चाहिए, गति चाहिए। क्या चाहिए, गति। विसरण के लिए क्या चाहिए होती है, गति चाहिए होती है। जैसे विसरण के लिए गति चाहिए होती है, जैसे जब हम उस इंक को डालेंगे पानी में तो आपको साफ साफ दिखता है इंक गति करते हुए मिलती है, इंक में गति हो रही होती है, इंक आराम से नीचे जाती है और ऐसे घूमते घूमते मिलती है ना। तो ऐसे क्या होगा, विसरण नहीं हो रहा है। विसरण क्या है, नगण्य, मतलब विसरण हो ही नहीं रहा है। जब विसरण नहीं हो रहा है इसका मतलब गति भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, गति भी नहीं है, मतलब ठोस के कण क्या हुआ, कण गति नहीं करते। क्या हुआ, ठोस के कण गति नहीं करते। बात आती है गति नहीं करते तो क्या करते, बात आती है गति नहीं करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं। कंपन। आई थिंक आपको समझ में आ रही बात। देखो हमने शॉर्ट में लिखा है, उसको देखते हैं, याद करते हैं। ठोस का क्या होता है, ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि कण बहुत पास पास होते हैं। कण बहुत पास पास होंगे, इसका मतलब इनके बीच में अंतराणु का स्थान बहुत कम होगा। अंतराणु का स्थान बहुत कम होगा, इसका मतलब घनत्व अधिक होगा। घनत्व अधिक होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इनको हम दबा नहीं सकते। घनत्व अधिक होने का मतलब क्या है कि इनके कणों को हम दबा नहीं सकते। इसका मतलब संपीड्यता नगण्य होगी। संपीड्यता नगण्य होने का मतलब क्या है, उच्च अंतराणु आकर्षण बल होगा। उच्च अंतराणु आकर्षण बल होने का मतलब ये है कि ये अपने कणों को बहुत मजबूती से बांधे रहते हैं, बाहर नहीं जाने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि विसरण नगण्य होगा। विसरण नगण्य होगा, इसका मतलब क्या हुआ, विसरण के लिए चाहिए होती है गति। विसरण नगण्य, इसका मतलब गति नहीं है। मतलब गति क्या होगी, गति नहीं करते, गति नगण्य है तो करते क्या है बेटा, कंपन करते हैं। फिर से देखो, फिर से याद करना है आपकी, इस बार याद करना है। आयतन एवं आकार क्या होता है, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित होता है, इससे क्या पता चलता है कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। जब ठोस के कण बहुत पास पास होंगे तो क्या उनके बीच में कोई स्थान होगा, उनके बीच में कोई स्थान नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। जब अंतराणु का स्थान बहुत कम होगा, इसका मतलब इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व बहुत अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व बहुत अधिक होने का मतलब क्या है कि ठोस के कणों को दबा नहीं सकते हैं। मतलब ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है। ठोस में संपीड्यता नगण्य होने का मतलब क्या हुआ कि ठोस में उच्च अंतराणु आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच में उच्च अंतराणु आकर्षण बल होता है। उच्च अंतराणु आकर्षण बल होने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने कणों को बहुत मजबूती से बांधे रहेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे तो विसरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ठोसों का विसरण नगण्य होता है। विसरण के लिए चाहिए होती है गति, विसरण तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ठोस में गति नहीं है। मतलब ठोस के कण गति नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, तो भाई कंपन करते हैं। फिर से देखो, याद कर लो बेटा, याद कर लो। अभी जब सॉलिड पढ़ लेंगे, लिक्विड पढ़ लेंगे और गैस पढ़ लेंगे ना, टेस्ट लूंगा मैं, टेस्ट लेने वाला हूँ, तब समझ में आएगा। तो याद कर लो, मैं याद करा रहा हूँ, याद करो एक बार। जब सॉलिड होगा, ठोस का आयतन और आकार, ठोस का ऐसे याद करो, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है।
ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है। रिक्त स्थान नहीं है इसका मतलब कि अंतराणु का स्थान ठोस में बहुत कम होता है। अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, इसका मतलब कि ठोस का जो घनत्व है बहुत ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व ज्यादा होने का मतलब है कि कण बहुत पास पास हैं। जब कण बहुत पास पास होंगे तो उनको हम दबा नहीं सकते, इसका मतलब संपीड्यता अधिक होती है। ठोस की संपीड्यता अधिक होती है। ठोस की संपीड्यता अधिक होने का मतलब क्या है कि इनके कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल है। कणों के बीच में क्या है, प्रबल आकर्षण बल है। प्रबल आकर्षण बल होने का मतलब ये है कि अपने कण को बाहर अपने से दूर नहीं जाने देंगे। दूर नहीं जाने देंगे इसका मतलब विसरण नहीं होगा। इसका मतलब सॉलिड में क्या होता है, विसरण नगण्य होता है। विसरण क्या होता है, नगण्य होता है। विसरण नगण्य होने का मतलब ये है कि सॉलिड के कण गति नहीं करते। सॉलिड के कण गति नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड के कणों के बीच में गति नहीं होती है। तो गति नहीं होती तो क्या करते हैं, वो कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। आप हमारी ट्रिक को भी अपने शॉर्ट में लिख ले, इतना नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में केवल इतना लिख लें, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, कण बहुत पास पास होते हैं, अंतराणु का स्थान नगण्य होता है, घनत्व बहुत उच्च होता है, संपीड्यता नगण्य होती है, उच्च अंतराणु का आकर्षण बल होता है, विसरण नगण्य होता है, कण गति नहीं करते, केवल कंपन करते हैं। आपके मन में आई होगी ये बात कि सर ने इतना बड़ा लेक्चर बना दिया, 25 मिनट का लेक्चर बना दिया, यही बात पहले बता देते। बेटा पहले बता देते तो आपको सारी बात समझ नहीं आती। ऐसे मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया है, अब यहाँ से आप याद कर लो, और जब भी टेस्ट होगा तो आप वहां पर अपने जो भी याद किए रहोगे उसको रिमाइंड करना, वहां पर यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।